उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के मवाना थाने में 2 नवंबर 2024 को पुलिस की एक टीम पहुंचती है और पुलिस की टीम जाकर एक नोटिस थमाती है। नोटिस में एक आदमी का नाम लिखा था जिसका नाम था राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव मवाना थाने के अंदर ही ट्रेनी दरोगा होते हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट था, एक तरह से एक आदेश था, और जब आदेश दिखाया जाता है तो वह दरोगा कहने लगता है कि साहब मेरा तो कोई कसूर नहीं है, आरोप था कि तुम्हारी वजह से कत्ल हुआ है, वह भी बहुत भयानक रूप से हुआ है। जैसे ही दरोगा ने इधर उधर देखने की कोशिश की या फिर उसकी नजर बदलने की कोशिश की तो पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना नहीं तो पुलिस गोली चला देगी। ठीक ऐसे ही कुछ सीन था। उच्च अधिकारियों तक बात पहुंचती है, फिर राजेश कुमार यादव को सरेंडर करना पड़ता है। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके सीधा उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में लेके आती है। वो जौनपुर जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है, वहां दीपावली से एक दिन पहले एक बालक का, यानी कि जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास रही होगी, उसका सरेआम कत्ल कर दिया गया था। आदाब नमस्कार, मैं दीपक शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक गांव लगता है कबीरपुर, और यह गांव आता है कोरा बादशाह थाना क्षेत्र में। दरअसल 30 साल पहले दो विश्वा जमीन को लेकर इस गांव में दो पक्षों में विवाद चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। एक पक्ष जो होता है जिसका नाम रामजीत यादव होता है, और दूसरा जो पक्ष होता है लालता यादव दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। साथ ही रामजीत यादव यह गरीब परिवार है। इन दोनों में विवाद चल रहा है, 30 साल से झगड़ा चल रहा है। अगर हम 30 साल पहले यानी इतिहास के आईने में झांक कर देखें तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे सूबे के। उत्तर प्रदेश की फिर मायावती मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक बार फिर से मायावती को मौका मिलता है और इस बीच में 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू हो जाता है। फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उसके बाद योगी आदित्यनाथ साल 2017 से अब तक मुख्यमंत्री हैं, और यह बात 29 अक्टूबर 2024 की शाम के समय के आसपास का वक्त रहा होगा। एक लड़का जो कि इसी गांव का है, जो गांव है कबीरुद्दीनपुर, जिसके पिता का नाम है रामजीत यादव और बेटे का नाम अनुराग यादव उर्फ छोटू, अपने प्लाट की, अपनी उस जगह की साफ सफाई कर रहा था जिस जमीन के 2 विस्वा टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा था। साफ सफाई कर रहा था और जिससे झगड़ा चल रहा था उनके घर से उस घर की दूरी महज 20 मीटर थी, और इसी बीच में इकट्ठा होकर सबके सब लोग आ जाते हैं और उस लड़के को डांटना फटकारना शुरू कर देते हैं, उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। उस लड़के ने इस बात तो किसी तरकीब से भागकर अपनी जान बचा ली, क्योंकि 29 अक्टूबर 2024 की बात है। जब वहां से भागने के बाद अपनी जान बचाता है, उसे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ चुका है और यह लोग इतना गुस्से में हैं। अब अगला दिन आता है, उसके लिए तो वह सब सामान्य जैसी स्थिति में हो चुकी, क्योंकि झगड़ा 30 साल पुराना था। पहला कोई नया झगड़ा नहीं था, पुराना झगड़ा था। 30 साल में कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं। इस परिवार ने भी कई बार शासन से, प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं था और यह मामला न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। 29 अक्टूबर को जो उस प्लाट की साफ सफाई इसलिए की जा रही थी ताकि दीपावली का पर्व आ रहा है और यह सब कुछ ठीक ठाक रहे, साफ सफाई वगैरह। अगला दिन यानी कि 30 अक्टूबर 2024 को वो लड़का अपने घर के बाहर अपनी दहलीज पर अपने दांतों की सफाई कर रहा था, यानी कि ब्रश कर रहा था, दातुन कर रहा था। और ब्रश दातुन करने के दौरान ही इसी बीच में जो उसके पड़ोसी होते हैं, दबंग होता है लालता यादव अपने बेटे रमेश यादव, भतीजा सूरज यादव सहित कई लोगों के साथ मौके पर आ जाता है। किसी के हाथ में तलवार थी तो किसी के हाथ में हथियार था, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी तो किसी के हाथ में कुछ इस तरह से हथियार थे, और वो लहरा रहे थे और चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। और उस लड़के यानी कि
अनुराग यादव उर्फ छोटू, जिसकी उम्र लगभग 16 साल की आसपास होती है, उस लड़के की तरफ दौड़ते हैं, भागते हैं। वो लड़का इधर उधर भाग रहा है, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और जोर जोर से अपनी माँ को आवाज लगा रहा था, इससे पहले कि उसकी माँ तक उसकी आवाज पहुंच पाती, उसकी माँ उस तक पहुंच पाती, अपने बेटे के बचाने की कोशिश करती। इसी बीच में रमेश आता है और पूरी ताकत, जितनी ताकत से वह उसको तलवार मार सकता था, अनुराग यादव को तलवार मारता है और तलवार से उसकी गर्दन अलग होती है, धड़ अलग हो जाता है और जो उसकी गर्दन होती है, जो अनुराग की माँ की गोद में गिर जाती है। बस इतना होना था कि यह मामला अब उस गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान के शायद ऐसा कोई कोना बचा होगा जहां कोने तक यह खबर, यह कहानी ना पहुंची हो कि जमीन के 2 विस्वा टुकड़े को लेकर एक परिवार का एक इकलौता बेटा होता है, 5 बहनें होती हैं, उस भाई को गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी गई है। माँ की गोद में वो लाश का टुकड़ा जो यानी कि जो सर था, वो लगभग 6 घंटे तक पड़ा रहता है। माँ की आंख से आंसू नहीं आ रहे थे, बल्कि रो रही थी, बेहोश हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस लाल का क्या करूं, क्या ना करूं। बहनें हैं, वो भी तड़प रही हैं। एक बहन की आंखों में तो बिल्कुल आंसू आ ही नहीं रहे हैं, सूख चुके हैं और वो बार बार वो इस घटना को लेकर याद कर रही हैं, रो रही हैं। मीडिया वालों ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, छोटी से छोटी बात को बाहर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार मामला क्या है, माजरा क्या है, हुआ क्या है, कहानी क्या है, क्योंकि इसकी हत्या की गई है। तमाम तरह की बातें थी, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, टीवी हो, हर जगह इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है। पक्ष हो, विपक्ष हो, जो भी देखो उसके बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। इस घटना के बाद डीएम हो, एसपी हो, तमाम आसपास के थानों की पुलिस फोर्स हो, वह मौके पर पहुंच जाती है। अगले ही दिन यानी कि 31 अक्टूबर को इस देश में दीपावली का पर्व था। पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था, लेकिन यह एक गांव ऐसा था, कबीरुद्दीनपुर, जहां पर कोई दीपावली नहीं मनी और जो दबंग थे, जो हत्यारे थे, उनको लेकर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया और गांव के सभी लोग गुस्से में थे। अब गांव में ही गुस्सा नहीं था, बल्कि पूरे इलाके में गुस्सा था, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, जहां जहां तक लोगों ने इस खबर को देखा, वहां वहां तक लोगों में गुस्सा था। 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है और साथ ही पुलिस ने जब आरोपियों को तलाश करना शुरू किया, तो जो लालदा यादव होता है, जो आरोपी है, वो आरोपी घर में मिल जाता है और उस घर में उसके निशानदेही के आधार पर जब कुछ तलाशी ली जाती है तो 9 हथियार मिलते हैं। 9 हथियारों में 2 तलवार होती हैं, बांका होता है, कुलाड़ी होती है, हशिया होता है। इस तरह के 9 हथियार होते हैं, यानी कि बिल्कुल पूरी प्लानिंग के साथ उन लोगों ने इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया था। अब पुलिस उन आरोपियों को जिनके नाम एफआईआर में दर्ज थे, उनके तलाश करना शुरू कर देती है। अब पुलिस जब लगातार कोशिश कर रही थी तो आरोपी तो पुलिस के हाथ लगते नहीं, लेकिन रमेश यादव, उसका भाई, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, उसी का एक थाना लगता है अलीगंज। वहां पर रमेश यादव, जिसने क्या गर्दन काटी थी, जिसने क्या तलवार चलाई थी, वह थाने में पहुंच जाता है। अलीगंज में जाकर कहता है कि साहब, मैं वही आदमी हूं जो जौनपुर में अभी हत्याकांड जिसने अंजाम दिया था, वही मुख्य आरोपी हूं। इस तरह की बात जब करते हैं तो पुलिस समझ ही नहीं पाई कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। घटना जौनपुर में हुई है, यह अलीगंज यानी कि लखनऊ में क्या कर रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, कुछ अधिकारियों को सूचना दी, साथ ही जौनपुर की उस पुलिस को भी सूचना दी जाती है और जौनपुर की पुलिस इसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार दबिश दे रही थी। इसे गिरफ्तारी करने के बाद इसे सीधा जौनपुर की पुलिस को सुपुर्द कर दिया जाता है और यह मामले में एक नाटकीय मोड़, जैसे जिस तलवार की धार को जिस तरह से उन्होंने तेज कर रखा था, इसलिए दिमाग की धार को भी उन्होंने बहुत तेज किया हुआ था। जब एफआईआर दर्ज कराई गई तो परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि इस परिवार में एक दरोगा भी है और वो दरोगा इस रमेश यादव, जिसने गर्दन काटी है, उसी का भाई है। अब यह कहां इसके बारे में पता निकल जाता है तो कई मीडिया वालों ने लिखा कि रिटायर्ड हो चुका है, कई लोगों ने कुछ लिखा, इन्होंने
इसलिए लिखा, इसलिए शायद उन्हें पूरी पर्याप्त जानकारी मिल नहीं पाई होगी। इस घटना को लेकर पूरे गांव में मातम जैसा माहौल हो चुका था। जो हत्यारे थे वो भाग चुके थे। अब जानकारी दे तो कौन दे? क्या जानकारी 30 साल से भले ही झगड़ा था, लेकिन आसपास के लोगों को भी इस तरह के झगड़ों में कोई मतलब नहीं होता है। अब मीडिया ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि एक भाई है राजेश यादव, जो लालता का बेटा है रमेश यादव। ऐसे ही एक भाई का बेटा है जिसका नाम है राजेश यादव, जो कि फिलहाल वर्तमान में ट्रेनी दरोगा है, जिसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के मवाना थाने में पोस्टिंग होती है। इसके नाम से वारंट निकला हुआ था। इसको भी गिरफ्तार करने की लगातार कोशिश की जा रही थी। पुलिस अब यहाँ तक पहुंच जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के मवाना थाने पहुंच जाती है एक नोटिस लेकर कि यह नोटिस दिखाया गया था कि आपके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। लेकिन पुलिस ने इस बीच में सूझबूझ से काम लिया, और सूझबूझ से काम इस तरह से लिया क्योंकि जो उसके मोबाइल की सीडीआर थी, गोल्ड डाटा रिकॉर्ड जब निकलवाया जाता है तो पता चलता है कि जब हत्याकांड को अंजाम दिया गया था तब इस राजेश यादव ने अपने परिवार एंड भाई से, पिता और परिवार के बाकी लोगों से बातचीत की। हत्याकांड से पहले और हत्याकांड के बाद भी। तो इस बात से पुलिस के पास भी सब पर्याप्त सबूत हो जाते हैं कि राजेश यादव का भी कहीं कम रोल नहीं है इस पूरे हत्याकांड में। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जांच पड़ताल के साथ साथ अभी पुलिस की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी यह भी बनती है कि इस मामले की जांच खासकर इस जो थाने की पुलिस से न कराकर किसी और पुलिस से करानी चाहिए। इसे दरोगा की जो सीडीआर है वह जरूर निकलवाकर बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। यह पता करने की जरूरत है कि एक साल में 16 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, और जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, यानी कि 30 अक्टूबर 2024 को जब इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, ठीक 10 दिन पहले एक और मुकदमा दर्ज हुआ था, जो संख्या होती है 18वां मुकदमा होता है। यानी कि 2 विश्वा जमीन के इस टुकड़े को लेकर इस दबंग परिवार ने, गरीब परिवार जो अनुराग का परिवार जिसकी हत्या होती है, उसके परिवार जिसकी 5 बहनें होती हैं, उन पर टोटल मिलाकर 18 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, और मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। और बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी सोर्स के यह सब मुमकिन नहीं है, इतना आसान नहीं है। आखिरकार यह इतने सारे मुकदमे लेके किसकी सिफारिश पर गए हैं? न केवल हाल फिलहाल की सीडीआर निकलवाने की जरूरत है, बल्कि इस परिवार के सभी लोगों की सीडीआर निकलवाने की जरूरत है, ताकि यह पता चल सके कि किस सिपाही, किस दरोगा, किस इंस्पेक्टर, किस उच्च अधिकारी के यह संपर्क में थे, किस नेता के संपर्क में थे, जिसके आधार पर लगातार एफआईआर दर्ज हो रही थी। और जब बात इतने से भी नहीं थमती तो इस अनुराग की हत्या इस खौफनाक तरीके से, जिससे कि पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन जाता है। अब एक तरफ तो यह भी मामला चल रहा है, हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी जो बच्चे कुछ लोगों के, उनकी भी गिरफ्तारी की दबिश दी जा रही है। पुलिस का लगातार दबाव पड़ रहा था, पुलिस ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। इस मामले में सब इंस्पेक्टर होता है हरीशचंद्र प्रसाद, साथ ही आरक्षी लक्ष्मण प्रसाद और एक अंकित कुमार, जो कि ये भी पुलिसमैन होते हैं। इनको तीनों को निलंबित कर दिया जाता है। साथ ही जब बात लेखपाल तक पहुंचती है, क्योंकि लेखपाल का भी रोल इस घटनाक्रम में कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं होता, तो डीएम इस मामले गंभीरता से लेते हैं और लेखपाल को सस्पेंड कर देते हैं। साथ ही कानून गो के खिलाफ भी एक रिपोर्ट बनाई जाती है। रिपोर्ट बनाने के बाद उसको शासन को भेजा गया है ताकि उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सके। लेकिन इसी बीच में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले इतना ज्यादा परेशान है, वह सोचकर हैरान है कि आखिरकार यह हो कैसे गया है। एकदम अचानक से सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि उनके परिवार का इकलौता चिराग था जो दीपावली की पूर्व संध्या पर बुझ चुका है। अब कुछ भी हो, लेकिन हालांकि एक तरफ बात यह भी की जा रही है, सोशल मीडिया की वगैरह और ये खंगालने की कोशिश करें, लोगों के कमेंट पढ़ने की कोशिश करें, तो योगी आदित्यनाथ के सिर्फ 1-2 मांग ही की जा रही है। 1-2 मांग उनमें से है खासकर, जिसमें कि परिवार वालों के जो उनके घर के जो दबंग हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। दूसरा यह भी मांग की जा रही है कि उनका एनकाउंटर होना चाहिए।
लेकिन अभी शायद है उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस तरह से प्रमुखता से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। शायद अभी तक जिस तरह से अन्य कई मामलों में पुलिस एकदम गंभीर हो जाती है, बुलडोजर लेकर पहुंच जाती है, नोटिस चस्पा कर दिए जाते हैं, गिराने की बात की जाने लगती है, आए दिन अखबार में भी सुर्खियां बटोरने लगते हैं। अब यहाँ बुलडोजर पहुंच चुका है, बुलडोजर चल चुका है। जब मीडिया वालों ने इसके अनुराग की बहन के पास एक माइक लगाया और माइक लगाने के बाद वो बहुत गुस्से में, यानी कि इतनी गुस्से में आ चुकी थी, उन्होंने कहा कि आप बार बार यह बात कर रहे हैं कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, आप लोगों को शर्म नहीं आती? यदि आपके परिवार में से किसी की हत्या हो जाए और मैं वही सवाल आप इस माइक के माध्यम से पूछना शुरू करूं क्योंकि आपको ऐसा कैसा महसूस हो रहा है, तो जो आपका जवाब देंगे वही मेरा जवाब। वैसे ही इसलिए, लेकिन फिर भी अपने उस गुस्से में आते आते अपनी दो चार बातें कही। उसने कहा कि कहाँ गया एनकाउंटर का वो फरमान जो बार बार किसी ना किसी के लिए एनकाउंटर होता ही रहता है, हमारे मामले में वही एनकाउंटर आरोपियों को क्यों नहीं हुआ? तो वही बात कहती हैं जो बाकी लोग डिमांड कर रहे हैं कि अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया, और सरकार से भी बात आती है, अभी तक मुलाकात भी नहीं हो पाई है, जबकि मुख्यमंत्री पिछले कई मामलों में एकदम से मुलाकात कर लेते हैं और पता नहीं इस मामले आखिरकार उनकी खामोशी क्यों छाई हुई है, क्यों? अभी हालांकि उस बहन की आंखें आंसू सूख चुके हैं और उसके अंदर गुस्सा है। उसका पहला भी इंटरव्यू का वायरल हुआ था जिसमें साफ साफ कहा गया था अगर सरकार, शासन, प्रशासन इस हत्याकांड का बदला नहीं लेगी तो बहन बदला लेगी, बहन बदला लेकर रहेगी। आगे भविष्य में क्या होगा यह तो खैर भविष्य के घर में छिपा है, लेकिन एक परिवार का भाई जिस तरह से मारा गया है और यह परिवार पूरी तरह से उजड़ चुका है, दो बिस्वा जमीन को लेकर बाकी अपने आप में सोचने वाली बात, विचार करने वाली बात है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में उचित कदम उठाकर कम से कम समय में इस परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करें।